हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 की। इसके नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The doctrine of equal pay for equal work is not a fundamental right but a constitutional right. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। ILO कन्वेंशन में भी कन्वेंशन नंबर 100 है, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, जो कि 1951 में बना था और इसे रेटिफाइड किया था 1958 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इक्वल रेम्यूनरेशन रिकमेंडेशन नंबर 90 ये सजेस्ट करता है कि वेरियस प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाएं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। Now, objectives of the Act. The Equal Remuneration Act 1976 aims to pay equal remuneration to men and women workers. कि men और women workers को equal remuneration pay करनी चाहिए to prevent discrimination on the grounds of gender against women in the matter of employment. Discrimination नहीं होना चाहिए on the grounds of gender. कि किसी भी विमेन को एम्प्लॉयमेंट देना है तो उस कंडीशन में जेंडर का कोई भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज टू विमेन। विमेन के लिए क्या और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। टू सेट अप एडवाइजरी कमिटीज टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। एडवाइजरी कमिटीज को सेटअप करना जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन प्रमोट की जा सकें, इंक्रीज की जा सकें। तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट अमेंडमेंट 1987 में इसका अमेंडमेंट हुआ था और उसमें बताया था कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर के ग्राउंड पर तो होना ही चाहिए, कि जेंडर के ग्राउंड पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर साथ साथ में कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट की है उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, इसके दौरान भी मैन और वुमेन में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसको एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। नाउ ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये टर्म इसमें यूज होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब है द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई इवन व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। लेमन लैंग्वेज में इसे समझ लेते हैं। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में कोई एक्ट मींस इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अलावा कोई दूसरा एक्ट फॉलो हो रहा है, उस कंडीशन में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट उसका कॉन्ट्राडिक्ट है, मींस उसका जस्ट अपोजिट है, तो वहां उस कंडीशन में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी यही एक्ट ही फॉलो किया जाएगा। दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, किसी भी दूसरे लॉ के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एम्प्लॉयर as defined under Payment of Gratuity Act 1972. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसमें भी लागू होती है। तो ग्रेच्युटी एक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देन रेम्यूनरेशन मीन्स बेसिक वेज और सैलरी, और इसके अलावा एडिशनल एमोल्यूमेंट्स आइदर इन कैश और इन काइंड। Now, appropriate government, टू टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग कंपनी के केस में, साथ साथ में माइंस, ऑयल फील्ड्स और मेजर पोर्ट्स। एनी कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और बाकी अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। Then fourth definition is same work or work of similar nature. The Act defined work as skills, efforts and responsibilities required are the same under similar working condition by a man or a woman. अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में दो जॉब्स हैं और उन दोनों जॉब की सेम स्किल्स हैं, सेम एफर्ट्स और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों जॉब्स को कहा जाएगा सेम वर्क या फिर वर्क फॉर सिमिलर नेचर। तो इस तरीके की जो भी जॉब्स हैं
उन सभी जॉब्स को सिमिलर नेचर की जॉब कहा जाएगा। और अगर कोई डिफरेंसेस है भी तो वो डिफरेंसेस किसमें, स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेन और वुमेन का अगर कोई डिफरेंस है भी तो वो डिफरेंस अगर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है तो उन जॉब्स को सिमिलर नेचर की ही जॉब माना जाएगा। नोट, words and expressions not defined in the act have the same meaning defined under the Industrial Dispute Act 1947। बाकी जितनी भी डेफिनेशन के जो टर्म्स हैं जो इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं, जो डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है, वही सेम इसमें माने जाएंगे। Now, duty of employer to pay equal remuneration. Equal pay for men and women workers for performing same task of work of a similar nature। अगर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है या सेम वर्क है तो इक्वल पे देना है मेन और वुमेन वर्कर्स को। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कहता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिक्रूटमेंट में या फिर अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में। नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड व्हाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और एनी वर्क ऑफ सिमिलर नेचर और एनी कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जैसे कि प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर, एक्सेप्ट वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इन सच वर्क इज प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय और अंडर एनी लॉ। जो हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट में बताया था कि ओवरराइडिंग इफेक्ट में क्या था कि वो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में दूसरा लॉ फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को ही माना जाएगा अगर वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट है तो। लेकिन यह एक्सेप्शन है कि इन एक्सेप्शन को सिर्फ हम रिजर्वेशन के केस में फॉलो नहीं करेंगे, जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए या एक्स सर्विसमैन, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज, इनको छोड़कर बाकी सभी जगह पर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को ही फॉलो किया जाएगा। एडवाइजरी कमिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इंस्टीट्यूटेड टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एडवाइजरी कमेटी का जो मेन सेटअप होता है उसका मेन रीजन होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करें। द एडवाइजरी कमेटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 पीपल। 10 पीपल उसमें होने चाहिए जिसमें कि जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और उसमें 1/2 विमेन होने चाहिए। While tendering advice, advisory committee should have regard to, जब भी एडवाइस देनी है तो एडवाइजरी कमेटी को ये ध्यान में रखना है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज विमेन के लिए देख रही हैं वहां नंबर ऑफ विमेन कितनी है उस कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी, वहां का नेचर ऑफ वर्क कैसा है, आवर्स ऑफ वर्क कितने हैं, वहां वो जॉब वो वर्क विमेन्स के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है, और वहां नीड क्यों पड़ी अपॉर्चुनिटीज देने की, मींस विमेन को अपॉर्चुनिटी देने की वहां क्या जरूरत थी। तो इन सभी बातों को एडवाइजरी कमेटी पहले कंसीडर करेगी, देखेगी, तब एडवाइस देगी। नोट, एडवाइजरी कमेटी एम्पावर्ड टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। एडवाइजरी कमेटी एम्पावर्ड होती है अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए। अथॉरिटीज फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। कौन सी अथॉरिटीज हैं जो क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स को सुनती हैं और डिसाइड करती हैं। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसकी रैंक बिलो देन लेबर ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। द अथॉरिटी हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उस अथॉरिटी के पास वो सभी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट में दी गई हैं, जो कि सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर दी गई हैं। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी मे बी प्रेफर्ड टू एन अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अगर कोई भी अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर दिया है और उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है एम्प्लॉय को, तो उस कंडीशन में वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकती है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जो ऑर्डर पास किया था जिसके अगेंस्ट में उसको अपील करनी है वो 30 days के अंदर कर देनी चाहिए। The appropriate authority may waive the time limit of 30 days by 30 days more if the delay has a sufficient cause। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस 30 days के टाइम को और इंक्रीज करके 30 days और दे सकती है अगर कोई डिले होता है और उस डिले का कोई सफिशिएंट कॉज दिया है।
The amount due from an employer recovered in accordance with the provisions of the Industrial Dispute Act 1947. जो भी अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयर के पास उसको रिकवर करने के लिए वही सेम प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में फॉलो किए जाते हैं। पेनल्टीज, एन एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 month एंड फाइन ऑफ ₹10,000 और बोथ। एम्प्लॉयर को पनिश किया जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने की और फाइन 10,000 या फिर दोनों। किन केसेस में? अगर वो फेल होता है टू मेंटेन एनी रजिस्टर और डॉक्यूमेंट या फिर फेल टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर, मस्टर रोल और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी रजिस्टर या मस्टर रोल है उसको प्रोड्यूस करने में वो फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको पनिश किया जाएगा। रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंस एज पर रिक्विजिशंस, रिक्विजिशंस के अकॉर्डिंग अगर वो कोई भी एविडेंस नहीं दे पाता है तो तब भी उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और refuses to give any information. An employer shall be punishable with imprisonment of 3 months to 1 year. एम्प्लॉयर को जो पनिश किया जाएगा वो 3 महीने से लेके 1 साल तक भी किया जा सकता है और सेम ऑफेंस को अगर वो रिपीट करता है तो इसको बढ़ाकर इम्प्रिजनमेंट को 2 years कर दिया जाता है और फाइन लगेगा 10,000 से लेकर 20,000 तक का। केसेस क्या रहेंगे? If he makes any recruitment in contravention of the provisions of this act, अगर वो इस एक्ट के अपोज में कोई भी रिक्रूटमेंट करता है तो उस कंडीशन में then makes any remuneration at unequal pay for equal work, अगर वो मैन एंड वीमेन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और अनइक्वल पे कर रहा है इक्वल वर्क के लिए तो उस कंडीशन में makes any discrimination between men and women workers, मैन और वीमेन वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है या फिर fails to carry out any direction made by the appropriate government. appropriate government ने अगर कोई डायरेक्शन दी है, कोई ऑर्डर दिया है, उसको नहीं फॉलो करता है, उसको फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन से पनिश किया जाएगा। तो यहाँ ये एक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।